Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I'm Prashant Jadhav. Today we are watching our first history chapters, first point, French society during the late 18th century. तो आज हम हमारे पहले हिस्ट्री चैप्टर का पहला पॉइंट यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आपको पता है पहला जो चैप्टर है हमारे हिस्ट्री का जिसका शीर्षक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसका पहला हम पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि 18th सेंचुरी में कैसी थी फ्रांस की अवस्था, सोसाइटी कैसी थी, यह हम यहाँ पर देखेंगे। इन 1774 लुई 16 ऑफ बर्बॉन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। तो 1774 में 16वां लुई जो कि बर्बॉन फैमिली से था वो अब गद्दी पर आ चुका था। ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट, और उसका जो विवाह हुआ था ऑस्ट्रियन जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनियट, उसके साथ उसका विवाह हो चुका था। अपॉन हिज एसेशियन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, और वो जब राजा हुआ तो उस वक्त जो ट्रेजरी थी यानी खजाना था वो कैसा था, खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस, क्योंकि बहुत सालों से फ्रांस में युद्ध हो रहे थे, उसके कारण वो खजाना खाली हो चुका था। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स, और बहुत सा पैसा जो था पैलेस के मेंटेनेंस में भी खर्च हो चुका था, यानी बहुत खर्चे हो चुके थे उस वक्त। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, और जब लुई 16वां लुई जब राजा हुआ था उस वक्त उन्होंने अमेरिका की जो कॉलोनीज थी, लगभग 13 कॉलोनीज थी, उनको हेल्प किया था। इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, और उनका जो एनिमी था अमेरिका का ब्रिटेन, उसके विरुद्ध फ्रांस ने यानी 16वें लुई ने अमेरिका को मदद की थी, और उसका क्या हुआ फिर हम देखेंगे। The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion। और उस वक्त उन्होंने जो कि फ्रांस की जो करेंसी थी लीवर, वो उन्होंने किन को दी थी, तो वो अमेरिका को दी थी उन्होंने। तो उसका लीवर्स का क्या हुआ, वो लीवर्स यानी वो लीवर्स कैसे ब्याज के रूप में वो बढ़ गए थे, और उसका 2 बिलियन लीवर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था, यानी बढ़ गया था उसका इंटरेस्ट। और लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और उसका इंटरेस्ट बढ़ चुका था, 10% था लोन्स का इंटरेस्ट। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्प्रेड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज। वो जो इंटरेस्ट बढ़ रहा था वो एक तनाव की बात थी वो उनके लिए। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स लोन, और एक बहुत ही कठिन काम था वो फ्रांस के लिए, क्योंकि बजट फ्रांस का बिगड़ चुका था। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the code running government offices in universities, the state was forced to increase taxes. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into the estates, and only members of third estate paid taxes. तो बहुत ही कठिन काम हो चुका था, तो ये हैंडल करना राजा के बस की बात नहीं, तो बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, तो वो जो टैक्स थे वो बढ़ाए, और इसका सभी भार जो पड़ रहा था वो थर्ड कास्ट यानी जो गरीब लोग थे उन पर इसका भार पड़ रहा था। बहुत से खर्चे थे, जैसे कि आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट्स और आर्मी, इनका मेंटेनेंस जो कि राजा को देखना था, और वो सभी मेंटेनेंस
टैक्स के रूप में उन्हें वसूल करना था, और ये जो खर्चा था वो वसूल करने के लिए उन्होंने सारा जो भार था टैक्स के रूप में उन्होंने गरीबों पर लाद दिया था। तीसरा जो तीसरा जो पार्ट है यानी समाज का, उस पर लाद दिया था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द feudal system that dated back to the Middle Ages. The old regime is usually used to describe the society of institution of the France before 1789. तो ये जो बात थी ये अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये मिडल एज पर सभी भार पड़ रहा था इस खर्चे का, और उसमें कुछ असंतुष्टता दिखाई दे रही थी। और उसके बाद क्या हुआ तो हम आगे देखेंगे। फिगर 2 shows how the system of states in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. तो लगभग 90% जो लोग थे वो पीजेंट्स थे, यानी काम करने वाले थे। However, only a small number of them owned the land. और कुछ कम लोग थे कि जिनके पास खुद की ज़मीन थी। They cultivated, और वो कल्टिवेट करते थे यानी उसकी मशाकत करते थे। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer members of third estate. और जो 60% लोग थे थर्ड स्टेट के, उनके पास बहुत ज़मीन थी। The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. तो सभी कुछ जो भार था इस टैक्सेस का, और ये सब कुछ गरीबों को सहन करना पड़ रहा था। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेट थी यानी चर्च वगैरह, तो वो क्या थे, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to the render services to Lord, to work into the house and fields, to serve in the army and the participate in building roads. तो peasants से बहुत से काम करते थे, जैसे कि वो जो महत्वपूर्ण काम थे वो सभी पीजेंट्स पर आधारित थे, यानी पीजेंट्स उन कामों को अंजाम देते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर टू टैक्सेस कॉल्ड थीथेस। और जो चर्च यानी कि जो टैक्सेस एक्सट्रैक्टेड करते थे उनको क्या कहा जाता था, थीसेस। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फाइनली all members of third estate had the pay taxes on the state. और वो सभी जो टैक्सेस थे वो कहाँ से वसूल करते थे, पीजेंट से वसूल करते थे। और these included direct tax called टाली। और जो डायरेक्ट टैक्स वसूल करते थे उनको टाली कहते थे। and a number of indirect taxes which is levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. और ये सभी कुछ जो टैक्सेस थे, जैसे कि सॉल्ट है, टबाको है, उस पर के जो टैक्सेस थे वो सभी कुछ वसूल थर्ड स्टेट करती थी, यानी चर्च कहा जा सकता है, एक उच्चभ्रू सोसाइटी कही जा सकती है। सभी कुछ उनके हाथ में था। तो आगे क्या हुआ, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। और इससे निकलने के लिए जो गरीब जनता थी उन्होंने क्या किया, क्या स्ट्रगल किया अपना सर्वाइव करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715। जो कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन थी लगभग 1715 में,
और टू 28 मिलियन इन 1789, और वो बढ़कर 1789 में कितनी हुई, 28 मिलियन हुई। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड और फूड ग्रेन्स, और उस वक्त फूड ग्रेन्स की जो मांग थी वो बढ़ चुकी थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वाज स्टेबल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। और ये जो धान की कीमत अल्टीमेटली बढ़ चुकी थी और वो जो ज़रूरत थी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी लोगों की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी थी। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, और बहुत से लोग जो कि काम करते थे लेबर्स के रूप में, और उनकी जो सैलरी थी वो फिक्स की जाती थी, वेजेस यानी मालिक द्वारा। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, मगर उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, वो उतनी ही थी, कम थी सैलरी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वीडेंड, और जो पुअर और गरीब और रिच लोग हैं उनकी जो वीडन यानी उनमें जो अंतर था वो बढ़ने ही लगा था। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर droughts or hell reduced the harvest. This led to a subsistence crisis. और उस वक्त अकाल पड़ गया और उसके कारण क्या हुआ, एक क्राइसिस आ चुकी थी। क्राइसिस यानी आपत्ति आ चुकी थी, और समथिंग दैट occurred frequently in France during the old regime। और इसी के कारण कौन सी घटना घटी तो ये हम देख सकते हैं। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये सेशन यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।